सबने जय श्री राम जी। मैं संदीप मेलवान और स्वागत है सभी बैंकर्स का एक नई वीडियो में। तो आज का हमारे पास जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। इससे पहले दो एक्ट हम कर चुके हैं, आरबीआई एक्ट और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। वो आपके पास होता है कि भाई बैंकिंग जो है, बैंकिंग बिजनेस जो है किस तरीके से चलता है। लेकिन जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, इसमें आपके पास वो तमाम चीज़ें आएंगी जो कि आप डेली जो बैंक में यूज कर रहे हो, जिस तरीके से चेक हो गया, प्रोमिजरी नोट हो गया, ठीक है, उनका टाइम पीरियड कितना है। तो ये सारी सारी चीज़ें जो हैं, और ये जो टॉपिक आपके पास रहता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके पास रहता है, क्योंकि इसमें जो भी आप काम कर रहे हो सारी सारी चीज़ें आपके पास आती हैं। तो इसमें सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं आपके लिए ज़रूरी है, जो आप डेली काम कर रहे हो वो भी उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो वहाँ पे भी आपके बहुत ज़्यादा ये एक्ट काम आने वाला है। तो इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। जितने भी इसमें टॉपिक्स आएंगे वो आपके एग्जाम में भी आएंगे, और डेली जो आप यूज करते हो, डेली आप जो काम कर रहे हो उसमें भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। और जो आरबीआई एक्ट और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट किया हमने, उसके मॉक टेस्ट आपके पास हो चुके हैं, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर हैं वो हमने लास्ट ईयर कराए थे, वहाँ से जाके आप उनको भी चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए आज शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखिए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सबसे पहले तो आपके पास क्वेश्चन यही हो जाता है कि भाई एक्ट जो कब बना था, 1881 में। उसके बाद द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 केम इनटू फोर्स ऑन, अब आया कब था ये? 1/3/1882 को, 1/3/1882 को इसको जो लागू किया गया था। The act contains 17 chapters and 148 sections, कि भाई इसके अंदर 17 चैप्टर और 148 सेक्शन इसके अंदर उस वक्त थे। इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर एंड सिक्किम, और ये पूरे के पूरे इंडिया के अंदर जो लागू किया गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर भी आ जाता है और सिक्किम भी आ जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन 13, जो इम्पोर्टेंट हमारे पास है। इसमें क्या बताया गया? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हमने नाम तो रख दिया, अब ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है? तो देखिए क्या होता है। एज पर सेक्शन 13 ए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस ए प्रोमिजरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पेएबल आइदर टू ऑर्डर और बेरियर। कि इसका मतलब क्या होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब? कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट, और उसमें कौन कौन सा आ गया, जैसे प्रोमिजरी नोट आ गया, बिल ऑफ एक्सचेंज आ गया, या फिर चेक आ गया, जो कि पेएबल हो या तो ऑन ऑर्डर या फिर टू बैरियर। इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, उसको बोलते हैं हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब इन तीनों, अब जो मेनली आपके पास यूज होते हैं तीन होते हैं, और इन तीनों में से भी अगर बात करें तो मैक्सिमम जो यूज होता है वो चेक होता है आज की डेट की अगर बात करें। और इनसे अलग भी देखें, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपके पास कुछ होते हैं। अदर इंस्ट्रूमेंट्स हैविंग नेगोशिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड बैंक ड्राफ्ट होता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉमर्शियल पेपर्स, ट्रेजरी बिल्स, शेयर वारंट्स एंड डिविडेंड वारंट्स। ये सारे सारे जो हैं ये भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं। अब इसमें जो मेनली आप पढ़ोगे वो बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोविजरी नोट और चेक के बारे में आप पढ़ोगे। बाकी इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लास्ट में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है मेयर ट्रांसफरेबिलिटी डज नॉट मेक एन इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल, कि भाई सिर्फ किसी इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर करने से ही वो इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल नहीं बन जाता। नेक्स्ट है ए बैरियर इंस्ट्रूमेंट इज ट्रांसफर्ड बाय डिलीवरी ओनली, कि जो बैरियर इंस्ट्रूमेंट है वो जब क्या उसका क्या होगा कि इज ट्रांसफर्ड बाय डिलीवरी ओनली, वो कब ट्रांसफर होता है? सिर्फ डिलीवरी पर ही उसको ट्रांसफर माना जाता है। नेक्स्ट आता है एन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट इज, अब ये तो था हमारे पास बैरियर वाला। ऑर्डर वाले में क्या है? एन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट इज ट्रांसफर्ड बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, और जो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर डिलीवरी तो हो गई, उसके साथ एंडोर्समेंट भी उसके ऊपर होना जरूरी है। अब ये एंडोर्समेंट क्या है, चेक क्या होता है, जो ये सारी सारी चीज़ें हैं, ये हम आने वाले टॉपिक्स के अंदर पढ़ेंगे, आने वाली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो ये जो वीडियो है और आने वाली जो कुछ वीडियो आएंगी, जो यानी कि जो पूरा का पूरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके जो
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपकी वर्किंग के भी। तो उसके बाद इसमें आता है, देखिए, व्हेन ए बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिजरी नोट और चेक इज ट्रांसफर्ड टू अनदर पर्सन, कि भाई जब एक बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिजरी नोट या फिर चेक को ट्रांसफर करते हैं, इसका मतलब क्या है ट्रांसफर करने का। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक चेक है, आपने मेरा कोई काम किया है, मुझे कोई सर्विस दी है या फिर मुझे कोई गुड्स प्रोवाइड कराए हैं, तो उसके बदले में मैं आपको क्या दूंगा, कुछ पैसे दूंगा। तो वो होता है हमारे पास कि उसको बोलते हैं हम ट्रांसफर करना। मेकिंग हिम ट्रांसफर टू अनदर पर्सन, मेकिंग हिम द होल्डर, द इंस्ट्रूमेंट इज सेड टू बी नेगोशिएटेड। तो क्या होगा, जो चेक मैंने आपको दिया, चेक तो मेरा था वो, जब मैं वो चेक आपको दूंगा तो आप उससे क्या बन गए, होल्डर। ठीक है, आप उसे क्या बन जाओगे, होल्डर बन जाओगे। तो उस इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है, इंस्ट्रूमेंट का मतलब है जो चेक है या प्रोमिजरी नोट है या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज है, तो वो जो इंस्ट्रूमेंट है उसको तब बोलेंगे हम नेगोशिएटेड। अगर चेक बुक मेरे पास है, मैंने उसको यूज ही नहीं किया, तो उसे आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं बोलोगे। वो कब होता है कि जब आप उसको ट्रांसफर कर देते हो, एंडोर्समेंट उसकी कर देते हो, किसी दूसरे को दे दोगे आप उसको, तब जाके वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोला जाएगा। उसके बाद आता है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए क्या क्या होती है, विशेषताएं क्या क्या होंगी। एक्वायर्ड बाय ए पर्सन हु टेक्स इट बोनाफाइड, कि ये क्या होता है, एक पर्सन के पास होता है जिसको कि इसको हु टेक्स इट बोनाफाइड, यानी कि किसी मूल्य के रूप में उसको दिया गया हो, यानी कि किसी फायदे के लिए उसको दिया गया। बोनाफाइड का मतलब क्या होता है, कि अच्छी चीज के लिए उसको दिया गया है। दूसरा तो होता है इसमें एक्वायर्ड फॉर वैल्यू, यानी कि यह वैल्यू के बदले प्राप्त किया जाता है। इसका मतलब क्या, एक्वायर्ड फॉर वैल्यू का मतलब क्या है कि अगर मैं आपको चेक दे रहा हूँ तो आपने मेरा कोई काम किया, आपने मुझे सर्विस दी है, या फिर आपने मुझे कोई गुड्स प्रोवाइड कराए हैं उसके बदले में, या फिर आप नौकरी करते हो मेरे पास, यानी कि वही बात है कि सर्विस दी आपने मुझे, तो यानी कि वो किसी चीज़ के बदले में दिए जाए, किसी वैल्यू के रूप में आपको दिया जाए। उसके बाद नॉट विदस्टैंडिंग एनी डिफेक्ट इन द टाइटल ऑफ एनी पेरियर पार्टी, और जो उसकी जो पेरियर पार्टीज हैं उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की, जो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, उसके जो टाइटल होगा, यानी कि जो आगे जो टाइटल मिलने वाला है, तो उन पार्टीज के टाइटल में भी कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, उनमें भी यानी कि कोई दोष नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, और जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया गया है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होना चाहिए, कि अगर मैंने आपको चेक दिया तो आप किसी और को भी दे सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है ट्रांसफरेबल इनफिनिटियम, यानी कि इनडेफिनेटली, यानी कि जो ट्रांसफर है, हमने बोला कि भाई ट्रांसफरेबल होना चाहिए एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, तो वो होता है इनफाइनेटली, यानी कि जितनी मर्जी बार आप चाहो उसको आगे दूसरे पर्सन को दे सकते हो। उसके बाद आता है होल्डर इन ड्यू कोर्स गेट्स ए गुड टाइटल इवन इफ ट्रांसफर टाइटल इज डिफेक्टिव, कि भाई जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, अभी एक तो हमने होल्डर पढ़ा कि मैंने आपको चेक दिया, आप होल्डर बन गए। अब दूसरा होता है होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब जो होल्डर इन ड्यू कोर्स होगा वो होता है गेट्स ए गुड टाइटल। गुड टाइटल का मतलब क्या है कि भाई उसको जो उसका स्वामित्व प्राप्त होगा, उसका ओनर वो बनेगा, उसका वो जो होल्डर होता है उससे बेटर होगा। ठीक है, और इसमें दूसरी बात ये होती है कि इफ ट्रांसफर टाइटल इज डिफेक्टिव, चाहे कि जो ट्रांसफर जिसने किया है, मान लो मैंने दिया है, अब मैंने मान लो वो चेक कहीं से चुराया था, अब मेरा चाहे जो इंटेंशन लगा लीजिए आप, ठीक है, या फिर यानी कि मेरा जो टाइटल था वो उसके ऊपर गुड नहीं था, मेरी इंटेंशन गुड नहीं थी, लेकिन अगर मैंने आपको दिया है, आप होल्डर इन ड्यू कोर्स हो, तो आपके टाइटल के ऊपर, आपके स्वामित्व के ऊपर कोई भी आंच नहीं आएगी, आपको जितना पैसा बोला गया है वो आपको मिलेगा, तो होता है होल्डर इन ड्यू कोर्स। इसके बारे में हम आगे जाके डिटेल में आपको बताऊंगा। लास्ट ईयर भी जब मैंने आपको कराया था, तो अब 3-4 साल से हम आपको करा रहे हैं, तो होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती थी। तो लास्ट ईयर मैंने आपको पूरा एक एक बात बताई थी कि होल्डर कौन होता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स को जो क्या होता है, आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो, बाकी इसमें भी आपको मैं बताऊंगा। नेक्स्ट, ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में हैव मोर देन वन पे जॉइंटली और अल्टरनेटिवली,
कि भाई जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसके एक या एक से ज़्यादा पे ही हो सकते हैं जॉइंटली, ठीक है। मोर देन वन पे ही जॉइंटली भी हो सकता है या फिर अल्टरनेटिवली भी हो सकता है कि यानी कि या तो पहले को या फिर दूसरे को, ये होगा अल्टरनेटली, या फिर दूसरा होता है जॉइंटली के भी दोनों को। तो ये था हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है सेक्शन 4, जो हमें बताता है प्रोमिजरी नोट के बारे में। सेक्शन 4, 5 और 6। 4 हमें बताएगा प्रोमिजरी नोट, 5 हमें बताएगा बिल ऑफ एक्सचेंज, और 6 सेक्शन जो होता है वो होता है हमारे पास चेक के लिए। तो देखिए प्रोमिजरी नोट क्या होता है। अब प्रोमिजरी नोट का मतलब जो प्रोमिजरी है प्रोमिस वर्ड से बन रहा है, ठीक है। तो यानी कि सीधा सा मतलब क्या है कि प्रोमिस किया जा रहा है, जैसे यहाँ पे लिखा है वचन, ठीक है, वचन दिया जा रहा है। और नोट को बोल देंगे पत्र, तो यानी कि वचन पत्र होता है, प्रोमिजरी नोट होता है। प्रोमिजरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग अदर देन ए बैंक नोट और करेंसी नोट। कि जो प्रोमिजरी नोट होता है वो इंस्ट्रूमेंट होता है रिटर्न के अंदर, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कोई फ़ोन लिया मान लो, और मैं आपको बोलता हूँ कि भाई मैं आपको 10 दिन में इसके पैसे दे दूंगा। अब उसमें कुछ भी लिखा पढ़े तो नहीं हुई, ठीक है, मैंने कुछ रिटर्न में नहीं दिया, तो उसको आप प्रोमिजरी नोट नहीं बोलोगे। प्रोमिजरी नोट किसको बोलेंगे कि भाई मैंने आपको लिखित में दिया है। जैसे आप एफिडेविट बनवाते हो, ठीक है, कि भाई इसने मेरे पैसे देने, मैंने इसके पैसे देने, मैं से ये चीज़ परचेज किए, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो होता है, उसे बोलते हैं हम रिटर्न में, जो कि वैलिड भी होता है। तो प्रोमिजरी नोट क्या है कि एक इंस्ट्रूमेंट हो जो कि रिटर्न में हो, ठीक है, और इसमें बैंक नोट या करेंसी नोट की बात नहीं की गई है। उसके बाद है इट कंटेन्स एंड एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइंड बाय द मेकर। और इसके अंदर जो क्या होता है, इट कंटेन्स एन अनकंडीशनल, की कोई भी कंडीशन नहीं लगाई जाएगी, कोई भी शर्त नहीं लगाई जाएगी। अंडरटेकिंग साइंड बाय द मेकर, जो कि मेकर है, जो भुगतान करना है, ठीक है, वो इसके अंदर कोई भी शर्त नहीं लगाएगा। उसके बाद आता है इट प्रोमिस टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू ए सर्टेन पर्सन और हिज ऑर्डर। अब प्रोमिजरी नोट क्या होता है, उसमें प्रोमिस किया जाता है कि एक सर्टेन सम, अगर मैंने आपसे फ़ोन परचेज किया है तो मैं अब अगर एफिडेविट बनवाया जाता है, आप बनवाते हो कि भाई मैंने आपसे फ़ोन परचेज किया और इसने मेरे पैसे देने हैं। अब उसमें आप ऐसे तो लिखोगे नहीं कि भाई इसने जो फ़ोन मेरे से लिया है और इसने मुझे पैसे देने हैं। अब पैसे कितने देने हैं वो उसके अंदर ज़रूर लिखा जाएगा। तो सर्टेन सम की बात हो रही है कि भाई एग्जैक्ट वैल्यू होनी चाहिए लिखी। सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू ए सर्टेन पर्सन। अब किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर बनवाओगे आप। जब आप एफिडेविट बनवाओगे तो मेरे नाम से बनवाओगे, ऐसा तो है नहीं कि आप बिना नाम के बनवा दोगे, बेनाम तो बनेगा नहीं, ठीक है। तो यानी कि क्या है, एक सर्टेन पर्सन के बारे में बात की गई कि उसको पे करना है, और हिज ऑर्डर या फिर उसके ऑर्डर पर। नेक्स्ट आता है प्रोमिजरी नोट्स पेबल ऑन डिमांड आर कॉल्ड डिमांड प्रोमिजरी नोट। अब जो प्रोमिजरी नोट होता है वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है डिमांड प्रोमिजरी नोट, ठीक है, जो होता है ऑन डिमांड पे, कि मैंने जो आपने यानी कि मुझे कुछ दिया तो मैंने आपको प्रोमिस दे दिया कि भाई मैं आपको पैसे दूंगा, प्रोमिजरी नोट बना दिया। तो उसमें दो टाइप के नोट जो आ गए प्रोमिजरी नोट। एक तो आ गया डिमांड प्रोमिजरी नोट, यानी कि ऑन डिमांड उसकी जो वैल्यू ली जा सकती है। दूसरा आता है प्रोमिजरी नोट पेबल आफ्टर ए स्पेसिफाइड पीरियड आर कॉल्ड यूजेस प्रोमिजरी नोट। और ऐसा जो प्रोमिजरी नोट जिसकी वैल्यू जो है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद देनी है। मैंने आपसे फ़ोन परचेज किया, मैंने आपको जो प्रोमिजरी नोट दिया कि मैं आपके जो पैसे 15 दिन के बाद दूंगा, तो 15 दिन के बाद वो देने होते हैं, या मैंने डेट लिख दी है 15 तारीख को दूंगा, तो उसे बोलते हैं हम यूजेस प्रोमिजरी नोट। डिमांड में तो डिमांड आ जाएगा कि हाँ टाइम की बात हो रही है, तो वहाँ आता है यूजेस। उसके बाद आता है जनरल पब्लिक इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम इशूइंग डिमांड और यूजेंस प्रोमिजरी नोट पेबल टू द बैरियर। अब जो जनरल पब्लिक है वो प्रोहिबिट की गई है, यानी कि उसको ये पावर नहीं है टू इशू डिमांड या फिर यूजेस प्रोमिजरी नोट, चाहे वो डिमांड प्रोमिजरी नोट हो या फिर यूजेस प्रोमिजरी नोट हो,
वो नहीं बना सकती। कौन सा? पेबल टू द बैरियर, जो कि बैरियर को पेबल हो ऐसा वो नहीं बना सकती। ऑन ऑर्डर वाला वो बना सकते हैं। तो ये था हमारे पास प्रोविजनरी नोट के बारे में। कोई भी डाउट आपके पास रहता है, कोई कंप्लेंट है, आपकी सुजेशन है, जो भी है, तो उसको आप कमेंट में बता सकते हो, या हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। वहाँ पे जाके भी आप अपनी बात रख सकते हो। नेक्स्ट इसमें आता है सेक्शन 5, ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट रहता है। बिल ऑफ एक्सचेंज। देखिए क्या होगा। A bill of exchange is an instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker। इसमें भी क्या होगा कि भाई बिल ऑफ एक्सचेंज जो है एक इंस्ट्रूमेंट है, रिटर्न में है, कंटेनिंग अनकंडीशनल ऑर्डर है साइंड बाय द मेकर। अनकंडीशनल ऑर्डर होगा, कोई कंडीशन नहीं रखी जाएगी, और किसके द्वारा साइन किया जाएगा? मेकर के द्वारा। इट डायरेक्ट ए सर्टेन पर्सन। ठीक है, अब इसमें और प्रोविजनरी नोट में थोड़ा सा फर्क है, देख लिए कि इट डायरेक्ट ए सर्टेन पर्सन, ये एक सर्टेन पर्सन को डायरेक्ट यानी कि डायरेक्शन देगा, उसको दिशा निर्देश देगा, टू पे ए सर्टेन सम, कि तुम्हें एक सर्टेन सम ऑफ मनी पे करना है, टू ए सर्टेन पर्सन, एक सर्टेन पर्सन को, एक निश्चित पर्सन को, कि मैंने आपको बोला कि भाई आपको एक थर्ड पर्सन जो है उसको एक मनी पे करना है, एक सर्टेन सम, एक एग्जैक्ट वैल्यू आपको बोली मैंने कि 10,000 आपको पे करना है। हिज ऑर्डर और बैरियर, उसके ऑर्डर पे या फिर और बैरियर। ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम बिल ऑफ एक्सचेंज। प्रोमिजरी नोट में क्या था, मैंने आपसे कोई जो गुड्स परचेज किया, मैंने आपको प्रोमिजरी नोट बना के दे दिया कि मैं आपको इतने पैसे पे करूंगा। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, इसमें 3 पार्टीज आ गई। फर्स्ट पार्टी मैं हो गया, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप सेकंड पार्टी हो गई, कि आपको एक थर्ड पर्सन को पैसे देने हैं, वो होगी थर्ड पार्टी। तो इसमें होती है 3 पार्टीज। ये होता है हमारे पास बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोविजनरी नोट। उसके बाद हमारे पास आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो आपके पास रहता है, जो कि एग्जाम में भी आता है और आप डेली ये देखते हो, वो हमारे पास होता है सेक्शन 6 चेक। तो देखिए चेक में क्या रहेगा। ए चेक इज ए बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन ए स्पेसिफाइड बैंकर एंड पेबल ओनली ऑन डिमांड। कि जो चेक है, चेक, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि चेक इज ए बिल ऑफ एक्सचेंज। जो चेक है उसको बिल ऑफ एक्सचेंज ही बोल देते हैं, यानी कि दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है। ए चेक इज ए बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन ए स्पेसिफाइड बैंकर, एक स्पेसिफाइड बैंकर, एक बैंक में दिया जाएगा, एंड पेबल ओनली ऑन डिमांड, ये सिर्फ ऑन डिमांड पे होता है। अब ऐसा तो है नहीं, आपने देखा होगा कि चेक आपके पास जो आएगा, जब वो चेक आएगा तब आप उसको पे करोगे, अगर उसकी डेट आ चुकी है, ठीक है, मैच्योर वो हो चुका है। ऐसा नहीं है कि चेक बना दिया है और आप फ़ोन करके बोलो कि आ जाओ आप अपना चेक लगवा लो, ऐसा नहीं होगा। ऑन डिमांड जो होगा वो पे किया जाता है, अगर वो नहीं लेकर आता है जिसके पास वो चेक है तो वो पे नहीं किया जाएगा। तो वो होता है ऑन डिमांड, यानी कि आप उसको पे करोगे, और चेक या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज एक ही बात लगभग हो जाती है। It includes the electronic image of a truncated check and check in electronic form। अब इसके अंदर क्या 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 होता है, एक तो चेक आप फिजिकल चेक देखते हो, दूसरा होता है कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक इमेज भी बनती है, जो चेक होगा उसकी इलेक्ट्रॉनिक इमेज भी बनती है। इसके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे। अब हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ चेक, कि भाई चेक जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो जैसे फर्स्ट हमारे पास दिया गया ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक का मतलब क्या होगा, वन और मोर पर्सन आर स्पेसिफाइड एज पेई और एंडोर्सी, यानी कि इस पे एक या एक से ज़्यादा पर्सन पेई या फिर एंडोर्सी होंगे। पेई का मतलब क्या है, जिसको पे किया जाएगा, ठीक है, इसमें एक या एक से ज़्यादा पर्सन हो सकते हैं। नेगोशिएटेड बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, और ये नेगोशिएट कैसे होगा, इसकी एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट का मतलब होता है साइन करना, उसके ऊपर साइन कीजिएंगे। अगर मैंने आपको चेक दे दिया उसके ऊपर साइन ही नहीं है तो वो किसी मतलब का नहीं है, तो उसकी पहले एंडोर्समेंट करनी होगी, यानी कि उसके ऊपर होंगे साइन। एंडोर्समेंट का भी टॉपिक आपके पास आने वाली वीडियोज में आएगा। तो ये कैसे होता है, जो चेक होता है ऑर्डर चेक नेगोशिएट कैसे होगा,
एंडोर्समेंट होगी और उसकी डिलीवरी होगी। अब चेक पे अगर साइन करके मैंने एंडोर्स करके अपने पास रख लिया तो उसको कोई फायदा नहीं है। मैं उसको डिलीवरी भी करूंगा तब उसको नेगोशिएटेड इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा। उसके बाद आता है दूसरा होता है बैरियर चेक। इसमें क्या होगा, नो पर्सन इज स्पेसिफाइड एज ए पेई। अब इसमें कोई पर्सन स्पेसिफाइड नहीं होगा और एंडोर्सी और द वर्ड्स टू बैरियर अपीयर, यानी कि इसके ऊपर, अब बैरियर चेक कब हो सकता है, या तो इसके ऊपर किसी का नाम नहीं लिखा आपने, ठीक है, एंडोर्सी का, पेई का, या फिर उसके ऊपर लिखा गया है टू बैरियर कि जो भी इसको लेके आएगा उसको आपको पेमेंट कर देनी है, उसके ऊपर किसी का नाम नहीं लिखा गया। अब ये टू बैरियर चेक के ऊपर भी लिखा आपको कई बार दिख जाता है। उसके बाद इसमें आता है नेगोशिएटेड बाय डिलीवरी ओनली, ये सिर्फ डिलीवरी करने से ही नेगोशिएट हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास आता है क्रोस्ड चेक। क्रोस्ड चेक देखिए क्या होगा, contains a specific direction to the drawee bank not to pay over the counter। ठीक है, क्रॉस चेक आपने देखा होगा कि इस तरीके से जो चेक होता है उसके ऊपर ऐसे क्रॉस हम कर देते हैं तो उसे बोल देते हैं क्रॉस चेक। तो इसमें क्या होता है कि भाई इसमें इसका दो दो लाइन लगाई जाती है, उसका मतलब होता है, अब ये जो क्रॉसिंग है ये भी हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे कि क्रॉसिंग क्या होती है। तो इसमें क्या होगा कि डायरेक्शन दी जाएंगी कि जो चेक है डू नॉट पे ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर का मतलब क्या है कि वो कैश में पे नहीं करना है। अगर 10,000 का चेक मैंने आपको दिया तो आप उसको कैश नहीं करा सकते, आपको उसको अपने अकाउंट में जो पे करवाना होगा। उसके बाद आता है चेक्स ड्रॉन इन डिफरेंट इंक्स। अगर कोई ऐसा चेक आपके पास आता है जो कि अलग अलग इंक में ड्रॉ किया गया है, यानी कि उसके ऊपर लिखा गया है, साइन किया गया है, स्क्रिप्ट हो सकती है, हैंड राइटिंग अलग हो सकती है, सच एज सच चेक्स में बी पेड, ऐसे चेक को पे किया जाएगा। इफ अदरवाइज इन ऑर्डर एंड द, अगर वो ऑर्डर में है, वैलिड है वो, द बैंक कैन अंडरस्टैंड द ड्रॉर्स इंस्ट्रक्शन। अगर बैंक को इंस्ट्रक्शन समझ में आ रही है, उसको लिखा समझ में आ रहा है, उसको साइन समझ में आ रहा है, साइन मैच भी हो रहे हैं, तो अगर कोई ऐसा चेक आता है जिसमें अलग अलग इंक यूज की है, अलग स्क्रिप्ट है, अलग हैंड राइटिंग है, लेकिन अगर वो आपको वैलिड लग रहा है तो वो पे किया जाएगा। नेक्स्ट आता है चेक विदाउट डेट। विदाउट डेट चेक में क्या होगा, सच चेक शुड बी रिटर्न अनपेड। अगर कोई चेक आपके पास आता है जिस पे डेट नहीं लिखी गई है तो आपको उसे रिटर्न करना होगा अपने आप, आपको कोई भी डेट उसके ऊपर नहीं लिखनी है। होल्डर में कंप्लीट एन इनकोहेट चेक बाय फिलिंग द डेट। अब इनकोहेट जो चेक है वो होल्डर उसको फिल कर सकता है। इनकोहेट का मतलब होता है इनकम्प्लीट, यानी कि जो अपूर्ण है। ऐसा चेक यानी कि उसके ऊपर मान लो डेट नहीं लिखी गई है तो उसको कौन जो फिल कर सकता है, उसको कर सकता है होल्डर। होल्डर यानी कि जिसने चेक वो बनाया है। ये चेक डेटेड ऑन ए हॉलीडे। अगर कोई चेक हॉलीडे पे आ गया, जैसे परसों को हॉलीडे है, कल हॉलीडे है, कल सैटरडे है, तो क्या होगा, उस चेक को कब पे किया जाएगा, नेक्स्ट वर्किंग डे में। अब कल है सैटरडे, परसों हो गया संडे, तो इन 2 दिन में पे नहीं किया जाएगा, उससे नेक्स्ट जो वर्किंग डे आएगा मंडे, उस दिन वो पे किया जाएगा। नेक्स्ट आता है चेक पियरिंग इम्पॉसिबल डेट। अगर इम्पॉसिबल डेट आ जाती है, जैसे एग्जाम्पल है नवंबर 31, अब नवंबर में होता है 30 दिन लेकिन 31 आ गए, फरवरी 30, फरवरी में होंगे 28 से 29 दिन लेकिन डेट लिखी है 30, तो उस चेक के में क्या होगा, सच चेक्स में बी पेड ऑन द लास्ट वैलिड डेट ऑफ डेट मंथ। उन चेक को उसी मंथ की लास्ट डेट पे किया जा सकता है। जैसे नवंबर है तो नवंबर 30 को पे किया जा सकता है, फरवरी है तो फरवरी 28 को या 29 जो भी है उसको पे किया जा सकता है। ऐसे चेक इनवैलिड नहीं होते हैं और ना ही आपको उसको नेक्स्ट जो वर्किंग डे में उसको करना है, आपको जो लास्ट डे होगा मंथ का उस दिन वो पे किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है इसमें एंटीडेटेड चेक। क्या होगा, ए चेक बियरिंग ए डेट अर्लियर देन द एक्चुअल डेट ऑफ इशू। यानी कि एक चेक आपके पास आया है जिसके ऊपर क्या है, डेट लिखी गई है पहले की, उसको इशू बाद में किया गया है। मान लो जैसे आज आपके पास है 7 अगस्त और उसके ऊपर डेट लिख दी मैंने जो 5 जुलाई, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल लेंगे 5 जून, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एंटी डेटेड चेक, यानी कि डेट पहले डालिए, इशू बाद में किया है।
इट इज़ पेएबल अंटिल इट बिकम्स स्टेल, और इसको पे किया जा सकता है जब तक ये स्टेल ना हो जाए। स्टेल का मतलब होता है बासी। अब स्टेल चेक क्या होगा देखिए, वो यहाँ पे हम पढ़ेंगे। ए चेक प्रेजेंटेड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ इट्स वैलिडिटी पीरियड। स्टेल चेक किसको बोल लेंगे? अगर एक चेक जो उसकी एक्सपायरी है उससे बाद में उसको लेके आ गया, यानी कि जिसका स्टेल का वैसे मतलब बासी होता है, यानी कि जब वो एक्सपायर हो गया है उसके बाद अगर उसको लेके आया जाएगा तो सच चेक्स कैन नॉट बी पेड, ऐसे चेक को पे नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है वैलिडिटी ऑफ ए चेक क्या होगी? सेक्शन 138 originally provided validity of 6 month or its validity whichever is earlier। कि भाई जो सेक्शन 138 है वो बोलता है कि भाई जो चेक है उसकी वैलिडिटी 6 महीने होती है। अब लेकिन आपने देखा 3 महीने होती है, तो वो क्या है देखिए, एज पर आरबीआई डायरेक्शंस डेटेड 4/11/2011, यानी कि 4/11/2011 को आरबीआई ने डायरेक्शन दी थी, जो कि इफेक्टिव 1/4/2012 से चेक्स डिमांड ड्राफ्ट एंड बैंकर्स चेक आर वैलिड फॉर 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। उसके बाद क्या बोलेगा कि भाई 1/4/2012 के बाद जितने भी चेक आएंगे उनकी जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 3 महीने, वैलिड होंगे वो 3 मंथ, और ये चेक के ऊपर भी आपने लिखा देखा होगा। नेक्स्ट आता है रीवैलिडेशन ऑफ ए चेक। रीवैलिडेशन में क्या होगा? ए स्टेल चेक कैन बी रीवैलिडेटेड एनी नंबर ऑफ टाइम। अगर उसकी डेट निकल गई तो उसको रीवैलिडेट किया जा सकता है। फ्रेश वैलिडिटी स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ रीवैलिडेशन, और फ्रेश वैलिडिटी स्टार्ट हो जाएगी जब उसको रीवैलिडेट किया जाएगा। नेक्स्ट आता है पोस्ट डेटेड चेक। एक एंटी डेटेड पढ़ ली हमने, पोस्ट डेटेड चेक क्या होगा? ए चेक बियरिंग ए फ्यूचर डेट बिकम्स पेबल ओनली ऑन द डेट मेंशन ऑन द चेक। यानी कि ऐसा चेक जिस पे एक फ्यूचर डेट लिखी गई है, अगर मैं आज कोई चेक इशू करता हूँ और उसके ऊपर मैंने लिख दी डेट 15 अगस्त, ठीक है, तो वो होता है हमारे पास पोस्ट डेटेड चेक, यानी कि आने वाली जो तारीख है, फ्यूचर वाली जो डेट मैंने उसके ऊपर लिख दी है। नेक्स्ट इसमें आता है द होल्डर कैन शू द ड्रॉर ओनली आफ्टर द मेंशन डेट। और जब वो चेक वैलिडेट होगा उसके बाद ही होल्डर को शू किया जा सकता है, उससे पहले होल्डर को शू नहीं किया जा सकता कि आपने मेरी पेमेंट नहीं दी है। उसके बाद आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेट्स ऑन चेक। ठीक है, ये हमने पढ़ा है कि भाई अगर चेक इशू किए गए 12 दिसंबर 2022 को और उस पर चेक के ऊपर डेट है 1 दिसंबर 2022, तो पहले की डेट है तो वो होगा एंटीडेटेड चेक। अगर चेक इशू किया गया है 12 दिसंबर 2022 को और चेक उसके ऊपर है, डेट जो उसके ऊपर है 31 दिसंबर 2022 बाद की डेट, तो उसको बोलेंगे पोस्ट डेटेड चेक। और अगर चेक इशू किया गया 12 दिसंबर को और चेक के ऊपर डेट है 12 अगस्त 2022, तो अब अगस्त से आप काउंट करो, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने हो गए, तो वो हो गया स्टेल चेक। ठीक है, उसकी वैलिडिटी निकल चुकी है, वो हो जाएगा स्टेल चेक। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कल की वीडियो में, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा आपके पास लंबी हो जाएगी। तो देखिए ये जो आपके पास है ये आप डेली लाइफ में देखते हो, डेली आप बैंक की वर्किंग में देखते हो, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके पास ये टॉपिक रहता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जो आपका एग्जाम होगा सब स्टाफ टू क्लरिकल या फिर क्लरिकल टू ऑफिसर, और साथ में जो आप डेली काम कर रहे हो वहाँ पे भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प ही करने वाला है। तो इसलिए सारा का सारा सिलेबस आपके पास बिल्कुल फ्री में कराया जा रहा है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी जो बैंक प्रमोशन एग्जाम की तैयारी करें उनके साथ ये वीडियो शेयर जरूर करें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय श्री राम।